हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एमईसी। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। साथ ही में डिस्कस करेंगे कॉजेज क्या हो सकते हैं कि आपकी एमईसी डिक्लाइन कर रही है। एंड लास्ट वन इज एमईसी के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमने इनको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका शॉर्ट टर्म फैक्टर्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स। थोड़े समय के लिए कैसी आपकी एमईसी इफेक्ट होती है और लंबे समय में। तो फर्स्ट पढ़ते हैं आपका शॉर्ट टर्म फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपका साइज ऑफ द मार्केट। अब ये हमें वैसे भी समझ में आ रहा है। देखो, जैसा साइज मार्केट का बड़ा होगा तो बड़े होने का मतलब आपकी जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर रही है, लोग जो हैं चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की कंजप्शन ज़्यादा हो रही है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। आगे चल के हमें ये भी होगा कि हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एमईसी आपका अफेक्ट होता है मार्केट के साइज से भी। अगर तो साइज जो मार्केट का है वो बहुत बड़ा है तो जो आज की जो हमारी डिमांड है गुड्स को लेके या फ्यूचर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है और हाई डिमांड होगी गुड्स की। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी। लार्ज साइज होने की वजह से एक एंटरप्रेन्योर क्या है, वो अपना जब साइज मार्केट का देखो बढ़ाता है ना, तो उसको बहुत सारे फायदे होने शुरू हो जाते हैं, अंदरूनी भी और बाहरी भी, जिसको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज का नाम देते हैं, जिसको हमने डिटेल में प्रोडक्शन चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, बल्क में खरीदेंगे तो आपको वो चीज़ क्या पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। एक पहले से ही आपका क्या स्टेटस इस्टेब्लिश हो जाता है मार्केट में, बैंक्स आपको क्रेडिट देना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जिस वजह से एक इन्वेस्टर क्या है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है। फिर वो अपने आगे चल के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, रिटर्न्स उसको अच्छे मिलते हैं, जिस वजह से मार्केट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है फर्दर वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा। सेकेंड थिंग, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग कॉस्ट एंड प्राइस। क्या आप फ्यूचर को लेके क्या एक्सपेक्ट करते हो कि खर्चा कितना होने वाला है, प्राइसेस क्या होंगे गुड्स के। अगर तो कॉस्ट क्या है, बढ़ने वाली है, आपका खर्चा मतलब ज़्यादा हो रहा है और प्राइसेस आप लोग सोचते हो कि फ्यूचर में जाके कम होने वाले हैं, तो देखो इसमें आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपकी जो एमईसी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वाइस वर्सा में क्या होगा कि अगर आप कॉस्ट मान के चलते हो आपको कम पड़ेगी, प्राइजेस राइज होंगे फ्यूचर में, तो आप उतना ही अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थर्ड वन इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर प्रोपेंसिटी है जो कंजप्शन की वो बढ़ जाती है थोड़े समय में, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है आपकी एमईसी पे। विद राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब लोगों की प्रोपेंसिटी जो क्षमता है कंजप्शन करने की बढ़ गई है, तो इसका मतलब वो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो अपने आप ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेंगी रिटर्न्स की। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के भी दिमाग पे डिपेंड करता है, उनके भी मनोविज्ञान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे देखते हैं मार्केट को। तो मार्जिनल एफिशिएंसी शुड बी हाई इफ़ द मार्केट इज़ डोमिनेटेड बाय द बुल्स। अब एमईसी ज़्यादा होगी, डोमिनेटेड बाय द बुल्स का मतलब क्या होता है, बुल्स एक ऐसे लोग हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के आपकी जो मार्केट है वो एक्सपैंड करने वाली है। और अगर बियर्स हैं, बियर्स का मतलब होता है जो ये सोचते हैं कि मार्केट आगे चल के श्रिंक होने वाली है, तो आपकी एमईसी तब ज़्यादा होगी जब क्या होंगे, बुल्स ज़्यादा होंगे, मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, वो सोचते हैं कि एक्सपैंड करने वाली है मार्केट। और एमईसी लो होगी जब क्या होंगे, बियर ज़्यादा, बियर मतलब ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट आपके आगे चल के श्रिंक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेवल ऑफ द इनकम। जितना लेवल इनकम का होगा इंक्रीज, ठीक है, उतनी आपकी कंजप्शन भी क्या है, बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से कंजप्शन भी बढ़ती है, अकॉर्डिंगली आपका एमईसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कंजप्शन है रजे तो डिमांड बढ़ेगी ना, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, उसका मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हमेशा हाई रहेगी। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। तो हाई रेट्स अगर टैक्सेशन के लगा रहे हो, जो इन्वेस्टर्स है उसे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो जिससे क्या होगा, वो लोग ये सोचते हैं कि आगे चल के हमारे
प्रॉफिटेबिलिटी तो होने नहीं वाली, हमारे पे टैक्स ही बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये डैम्पर्स करता है, कम कर देता है प्रोड्यूसर्स के एक्सपेक्टेशंस को, उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को लेके। तो एमईसी इससे क्या होती है, कम हो जाती है, सफ़र करती है। तो ये थे आपके कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जिस पे हमारी एमईसी डिपेंड करती है। अब पढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के बारे में। लॉन्ग टर्म में आपका क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन का साइज भी मार्केट साइज को डिटरमिन करता है। अगर तो बच्चे पॉपुलेशन क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है लंबे समय में, तो उससे क्या होगा, मार्केट का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं जो निवेश को लेके वो भी आपके ज़्यादा होंगे। तो पॉपुलेशन का साइज अगर ज़्यादा हो रहा है, डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे, मार्केट के साइज को बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग की बात करते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या नेचर है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज क्या होती हैं, जिसमें फ्री प्ले चलता है आपके मार्केट फोर्सेस का, मतलब अपने आप डिमांड एंड सप्लाई को लेके वो प्राइस कोई ना कोई तय कर लेते हैं। इस इकोनॉमीज में जो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी है, दैट रूल्स आर रूस्ड एंड बिजनेस साइकिल्स एंड द कॉन्सिक्वेंट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस प्ले अ वाइटल रोल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस रिटर्न्स। अब इस चीज़ों में क्या देखा जाता है कि जो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स आपके बहुत आते रहते हैं, बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस को लेके इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा जाता है कि वो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड ही सब काम करते हैं। तो रिटर्न्स भी उसी तरीके से होते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमीज में बात किया जाए तो इन्वेस्टमेंट लार्जली डिटर्मिन करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इसमें अकॉर्डिंगली जो आपकी एमईसी क्या होगी, वो लो होगी। कैपिटलिस्ट में हमेशा क्या होता है, वो यही चीज़ करते हैं ना जिनसे उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो उसके लिए आपकी एमईसी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इन जो इकोनॉमीज़ में ज़्यादा होती है, कैपिटलिस्टिक में। सोशलिस्टिक में हम लोग काम क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, जिसमें हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें कल को चल के उसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो उसमें हमारी एमईसी क्या रहती है, कम रहती है। थर्ड वन इज इनोवेशन एंड दी कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी आपकी प्रोटेक्शन या प्रमोशन करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को लेके चलना। तो इनोवेशंस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इनोवेशंस हैव इमर्ज टू बी नर्व सेंटर है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इनोवेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनरिज्म एक इमिनेंट कॉन्सिक्वेंट होता है इनोवेशंस का, एमईसी का। एमईसी मतलब हमें पता ही एक्सपेक्टेड क्या है रिटर्न आपकी अगर नई कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। मूव्स हैंड इन हैंड विद द कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म को देखते हुए ही एमईसी को ध्यान में रखना पड़ता है कि कंज्यूमर की मतलब स्टेटस कैसे बढ़ा सकते हो, उसको प्रमोट कैसे कर सकते हो। तो इनोवेशंस का भी और कंज्यूमरिज्म का भी इफेक्ट पड़ता है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल पे। लास्ट इसमें पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम व्यापार को खोल देते हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ में, इम्प्लाइंग इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विद द फ्री मूवमेंट। अब फ्री ट्रेड भी इसमें किया जाता है कि इधर से उधर अगर सामान लेके जाना है, कोई टैक्सेस नहीं, कोई टैरिफ्स नहीं, कोई बैरियर्स नहीं लगते हैं, तो सब कुछ ओपन कर दिया जाता है ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ हो ग्रोथ की, डेवलपमेंट की। जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगी, क्योंकि इसमें कोई टैक्सेशन की बाउंडेशंस नहीं है, कोई और बाउंडेशंस नहीं लगाई गई, तो इन्वेस्टमेंट खुल के हो सकती है, जिससे एमईसी भी आपकी क्या होगी, बढ़ती ही रहेगी। तो फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन में भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ती है, आपकी एमईसी ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं कि हमारी फिर एमईसी कम होने के कारण क्या हो सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कौन कौन सी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइजेस। When more investment is made in the production of a commodity, अब बहुत ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करवाने में, तो सप्लाई एकदम से उन चीज़ों की क्या है, बढ़ जाती है। अब देखो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है कि जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा या प्रोस्पेक्टिव मार्केट प्राइस होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से। अब देखो इन सभी चीज़ों को इक्वल लाने के लिए प्राइजेस को कम कर दिया जाता है। देखो बच्चे, प्राइजेस जितना कम करोगे, एक सेलर है उसका प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा, तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से भी आपकी एमईसी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि प्राइजेस आपको कम करने पड़ रहे हैं सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से। सेकेंड थिंग है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अगर जो चीज़ आप प्रोड्यूस करवा रहे हो उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो भी अगर ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड रेजेस डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द कैपिटल एसेट। अगर आप निवेश करते हो किसी ऐसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड में, उससे क्या होगा कि लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। उसी चीज़ को आप लोग बार बार से क्या है लेना स्टार्ट कर दोगे, एक पर्टिकुलर कैपिटल एसेट्स को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, एंड हैंस इन सप्लाई प्राइस। बाकी सारी चीज़ें अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, अब जितना सप्लाई प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी ही आपकी एमईसी क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मेन मकसद यही है कि जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर किसी चीज़ को बनाने की वो ज़्यादा पड़ रही है और प्राइसेस मार्केट में कम हो रहे हैं सप्लाई के बढ़ जाने से, तो दैट मीन्स जितना हायर सप्लाई प्राइस होता जाएगा इसमें अगर दिया गया है, तो उतना आपका क्या होगा कि एमईसी इसमें लोअर होती जाएगी। बाकी सारी चीज़ों को अगर हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, तो इसमें बात की गई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड, एक गुड की पर्टिकुलर टाइप में अगर आप निवेश को बढ़ा देते हो, जिससे उस चीज़ की डिमांड क्या है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और इससे आपका सप्लाई प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाता है उस चीज़ को लेते हुए। लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से आपकी एमईसी दोबारा से कम होना स्टार्ट हो सकती है। इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी। पीटरसन के अकॉर्डिंग एक और कारण है आपकी एमईसी का कम होने का, इज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। जैसे जैसे आप लोग क्या है किसी चीज़ को बढ़ाते जाते हो ना, उसमें एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हो कि लिमिट होती है। बाद में अगर उस चीज़ को दोबारा बढ़ाया गया तो वहाँ पे आपके डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी वाला जो लॉ है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला लॉ है, वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है कि जैसे भी आप अब एडिशनल यूनिट कैपिटल का लगाते जाओगे, उससे क्या होगा, आपकी जो फिजिकल प्रोडक्शन है उस चीज़ को बनाने की, वो क्या होती जाएगी, कम होना शुरू होती जाएगी। जिससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, एमईसी है, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। भले आपके प्राइस क्या रह रहे हैं कांस्टेंट, लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें हमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। आप स्टॉक लगाते जा रहे हो लेकिन आगे से आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी मिलती जा रही है। तो ये 3 कारण थे आपके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डिक्लाइन इन द एमईसी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर एंटरप्रेन्योर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या करता है, नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एमईसी को कंपेयर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि ही विल गो ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अब तब तक इन्वेस्टमेंट वो करता जाएगा जब तक उसको लगेगा कि मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, ज़्यादा है, तब तक तो वो निवेश करेगा। अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो एंटरप्रेन्योर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा आपकी एमईसी से, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। ये दिया गया है, एमईसी इज ग्रेटर देन आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। एमईसी अगर लेस होगी आर से तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। अगर तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे आपका मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग कर्व की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपकी आ जाएगी, नीचे एक्स एक्सिस पे आपका आएगा इन्वेस्टमेंट एंड वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमने लिया है इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज शोन ऑन द वाई एक्सिस। आर आपकी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की कर्व हो जाएगी, जो कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है, फिक्स्ड रखा हुआ है। और एमईसी हमने बनाई थी डिमिनिशिंग में, ऐसे चलती है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एमईसी कर्व हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना फिक्स कर दिया, ओ आर फिक्स कर दिया। तो ये मैच कहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे, व्हेन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज OL1। अब हम लोग लेके चलते हैं कि हमने निवेश कितना किया है, इतना किया है। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है, हमने ये लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लेते हैं E1। तो दैट मीन्स एमईसी क्या है, इसमें ज़्यादा है ना, एमईसी क्या है राजे, E1L1, ये पूरा पोर्शन है आपकी एमईसी। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जस्ट ये वाला, यहाँ पे ए पॉइंट ले लो, AL1। इसका मतलब इस पॉइंट पे आके आपकी एमईसी क्या है, ज़्यादा है, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे आप लोग उतने तरीके तक इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा करोगे। अब इट विल इंक्रीज टू द OL, मानकर चलो अब ये निवेश करते करते आप कहाँ पे पहुँच गए, OL पॉइंट पे पहुँच गए, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं E पॉइंट को। क्लियर है। अब यहाँ पे
इसका कहने का मतलब ये है कि ये ओएल तक ही आगे जाएगी, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे बिल्कुल भी। इक्विलिब्रियम तो हमें यहीं पे मिल गया कि एमईसी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ओआर के। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतनी आपकी एमईसी आ जाएगी। अगर हम मानकर चलते हैं कुछ रीजंस की वजह से अगर हमें इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी पड़ा, यहाँ पे आ गए, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की, OL2। अब यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे E2 पॉइंट आ गया। अब देखो राजी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, E2L2 ज़्यादा है, मार्जिनल एफिशिएंसी क्या है, BL2। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे ज़्यादा हो गया, एमईसी से। तो आप लोग बिल्कुल भी निवेश नहीं करोगे, निवेश करते हो तो आप लोग सफ़र करोगे, लॉस में चले जाओगे। तो ये थी आपकी इसकी डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेशन। तो इस सब को डिस्कस करने के बाद हमें ये पता लगा कि हम लोग दो इन्वेस्टमेंट करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को एमईसी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दैट गिवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द एमईसी, ठीक है, लार्ज शैल बी द वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितनी एमईसी ज़्यादा होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इन्वेस्टमेंट की वॉल्यूम भी उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अब हम लोग टेबल की हेल्प से इसको समझते हैं। सपोज करो ये आपका सप्लाई प्राइस दे रखा है 5000, 4000 एंड 5000। मतलब हमने इसमें क्या बताने की कोशिश की है कि अगर हम कोई कैपिटल एसेट्स को लगाते हैं, ठीक है, जिसका एनुअल यील्ड आपको 200 रुपीज़ मिल रहा है, जब हमने ये पहला यूनिट लगाया उससे क्या हुआ, जब हमने एमईसी को ढूंढना है, एमईसी ढूंढने का फॉर्मूला क्या था कि कितनी आपको एनुअल यील्ड मिल रही है, 200, उसको किससे डिवाइड करना है कि जो आपका सप्लाई प्राइस है 5000 इंटू क्या कर देना है, 100। तो जब इसको आप लोग सॉर्ट आउट करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा आपकी एमईसी। ऐसे निकालना है, इसको भी वैसे ही निकालना है। 200 को 4000 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5%, और ये कितना आ जाएगा आपका दोबारा से 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या लेके चले हैं, 4%, 5% एंड 4%, मतलब इक्वल टू लेके चले हैं एमईसी के। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, एमईसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब यहाँ देखो एमईसी भी 4% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4%, तो ये तो न्यूट्रल है, हमारी मर्जी हम लोग निवेश करें या ना करें। नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। तो अब एमईसी क्या हो गई, ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो अब लोग एमईसी ज़्यादा हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एमईसी क्या हो गई, कम हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल। तो इसको दिखाते हुए पता लग रहा है टेबल की हेल्प से कि इस तरीके से हमें निवेश करना पड़ेगा। तो ये जो आपका सारा क्राइटेरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैसे कैसे ये निकाला गया है। तो हमने देखा था कि अगर तो न्यूट्रल हो रहा है तो उसकी मर्जी है कि वो इन्वेस्टमेंट करे ना करे, ठीक है। एमईसी जब ज़्यादा हो जाएगी आर से, फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट करने का। थर्ड केस में आर आपका ज़्यादा हो गया एमईसी से, तो इन्वेस्टमेंट आप लोग नहीं करोगे। जो इफेक्ट है, चेंजेस आ रही है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी भी क्या है एमईसी की, कितनी चेंजेस है, कितनी लचक है आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में। अगर तो एमईसी ज़्यादा इलास्टिक है तो थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ ना, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एमईसी अगर उसमें लचक ज़्यादा है, इलास्टिक है, थोड़ा सा भी फॉल डाउन हुई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैरी में अगर एमईसी लेस इलास्टिक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भी कम हुआ ना, तब भी इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा ही इंक्रीज आएगा। तो ये हम लोग देख लेते हैं इलास्टिक एमईसी एंड इन इलास्टिक आपकी एमईसी कैसी होगी। अब देखिए, पहले हम लोग इलास्टिक की बात कर लेते हैं कि हमारी एमईसी अगर ज़्यादा क्या है, उसमें लचक है, इलास्टिक है। ये बन गई आपकी एमईसी ज़्यादा इलास्टिक। तो सपोज करो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले इतना था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो ओएल की। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा भी कमी आने की वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इससे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ी सी कमी आई, R1 पे पहुंचा, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुंच गई, ज़्यादा हो गई। तो ये थी इलास्टिक वाली। अब हम पढ़ते हैं इन इलास्टिक को। तो ये थोड़ी सी कैसे बनेगी, स्टीपर बनेगी, ये बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना चल रहा था, तो आप इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे थे, ओएल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आई, ये देखो कितना कम हो गया, लेकिन उससे भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा आपकी इन्वेस्टमेंट को, वो बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी है। तो ये इस वजह से है क्योंकि आपकी एमईसी क्या थी,
इन इलास्टिक थी। तो एमईसी आपकी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक पे भी डिपेंड करती है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।